ये ब्रिज देख रहे हो, कोलैप्स हो चुका है, गिर गया है। लेकिन ये कोई बहुत पुराना ब्रिज नहीं है जो कि अपनी एज की वजह से कोलैप्स हुआ हो। ये एक इनफैक्ट ऐसा ब्रिज था जिसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया था इसके बनने के बाद। और ये दिल्ली कॉमनवेल्थ विलेज के अंदर बना हुआ एक ब्रिज था जो कि एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज था। लेकिन गेम शुरू होने के 5 दिन पहले ही ये ब्रिज कोलैप्स हो गया और इंडिया की काफी बदनामी हुई इसकी वजह से। कहा गया कि इंडियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी फैसिलिटीज बनाई गई है वो सेफ नहीं है। ये अकेली बात नहीं थी। एसपीएम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्विमिंग पूल था की वाटर क्वालिटी इतनी गंदी थी कि कई इंटरनेशनल प्लेयर्स बीमार हो गए। इन चीजों को देखते हुए कई कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया, चाहे वो स्कॉटिश बॉक्सर्स टीम हो, रग्बी प्लेयर्स हो, रेसलर्स हो, उनका सपोर्ट स्टाफ हो या कई सारी चीजें। और इसके अंदर उनकी गलती भी नहीं थी। इंडिया ने उनको जो सपोर्ट देने की बात कही थी उन डेडलाइंस को इंडिया ने बार बार मिस किया, चाहे वो अकोमोडेशन हो या दूसरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज। और बार बार डेडलाइंस मिस होने की वजह से ये टीम्स जो है वो इंडिया के अंदर आई ही नहीं। इसके बाद में कई बड़े जो इंटरनेशनल चैंपियंस थे, चाहे डैनी सैमुअल्स हो जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी या कोई और, इन लोगों ने इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। साथ साथ सेफ्टी कंसर्न्स भी थे। इनफैक्ट गन शॉट चलाए गए थे दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज में उस समय पर, जिसे देखते हुए कई कंट्रीज ने कहा कि ये गेम्स के लिए जो फैसिलिटीज बताई गई है सिक्योरिटी के हिसाब से वो इनफ नहीं है। और ओवरऑल जब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए दिल्ली के अंदर तो इंडिया के लिए ये जो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट हो सकता था वो एक एम्बैरेसमेंट में टर्न हुआ। और कई सारे लेबल भारत को दिए गए जहां पर क्लियर ये बताया जा रहा था इंटरनेशनली कि इंडिया इन गेम्स को होस्ट करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं रखता है। और स्टेटमेंट्स दिए गए थे एज इंडिया इज डिसेंडिंग इनटू अ फ्रास, जो कि ऑब्वियसली काफी हैवी लाइंस है। लेकिन हम इन चीज को भूल चुके हैं। टोटल 70,000 करोड़ रुपीस के घोटाले हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, जो कि अलग अलग चीजों में फैले हुए थे। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज तो थे ही, लेकिन जहां पर 5,000 टिकट्स बेची जानी थी किसी स्टेडियम के अंदर, वहां पर 20 लोग बैठकर मैचेस देख रहे थे क्योंकि टिकटिंग में घोटाले हुए थे। जो नॉर्मल रिले पैटर्न होता है उसके अंदर तक घोटाले हुए थे। जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान उसके अंदर घोटाले हुए थे। और कई दूसरी चीजें जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को बहुत ही ज्यादा डार्क पार्ट बना दिया है इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का। और आज हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों हुआ ये कि 2010 के गेम्स के बाद में इंडिया इतना ज्यादा बदनाम हो चुका था कि कोई भी बड़ी स्पोर्ट्स कमेटी इंडिया के ऊपर फिर से विश्वास नहीं रखना चाहती थी। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट एक दशक तक कोई भी बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इंटरनेशनल के हुए नहीं क्रिकेट को छोड़कर। रिसेंटली ही हॉकी जैसी चीजों के अंदर बातें फिर से आगे बढ़ पाई है। मे बी 2030 में हम ओलंपिक्स भी होस्ट कर लेंगे। लेकिन इसके जो बीच वाले 10 साल के अंदर इमेज थी इंडिया की इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट होस्टिंग, वो बहुत बेकार हो चुकी थी। और इसके लिए अलग अलग स्कैम्स नेसेसरी थे, जिनमें से सबसे पहला था कॉमनवेल्थ विलेज कंस्ट्रक्शन स्कैम। दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए मल्टीपल वेन्यूज बनाए जाने थे। स्टेडियम्स थे, एथलेटिक सेंटर्स थे, स्विमिंग पूल्स थे और कई सारे दूसरे सेंटर्स जो जरूरी होते किसी कॉमनवेल्थ गेम के लिए वो यहाँ पर बनाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर किया ये गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट थी उसमें करप्शन देखा गया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर प्राइजेस को इन्फ्लेट किया गया, यानी अगर 10 रुपए का सीमेंट है तो उसको यहाँ पे 20 रुपए का बताया गया। इन जैसी चीजें की गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो बजट रखा था गेम्स के लिए वो सरपास हो गया। और ये सब होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। डीलेस पे डीलेस देखे गए और इनफैक्ट 2 से 3 दिन पहले वेन्यूज कंप्लीट हुए कंस्ट्रक्शन के गेम शुरू होने के पहले, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बदनामी है। क्योंकि जो कॉमनवेल्थ कमेटी होती है उनके लिए जरूरी होता है कि वो वेन्यूज को चेक करे गेम शुरू होने के पहले। और इंडिया के अंदर जब गेम्स होस्ट हो रहे थे ये कमेटी ठीक से कर ही नहीं पा रही थी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। करप्शन के साथ साथ यहाँ पर मिसमैनेजमेंट था। जो काम भी किया गया था वो बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स के साथ में किया गया था। इसके साथ साथ ये भी पाया गया कि जो बिल्स सबमिट किए गए थे कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा अपने पासिंग्स के लिए, उनमें अंदर कई बिल्स फेक थे। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम किया ही नहीं है, उन्होंने सपोज कोई फुटपाथ बनाया ही नहीं है, फिर भी वो बिल सबमिट कर देते गवर्नमेंट को उन्होंने इतना इतना फुटपाथ बनाया है और गवर्नमेंट भी उस बिल को पास कर देती थी। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बिना किसी काम के लोगों को एलोकेट कर दिया गया था। गेम्स खत्म होने के बाद में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी इस चीज को सेटअप करने के लिए और कई ऑफिशियल्स कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया और लीगल एक्शन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन गेम्स के दौरान जो ये कंस्ट्रक्शन वाला इशू था ये सबसे मेजर निकल कर आया
गया क्योंकि जो मेन दिखने वाली और यूज होने वाली चीज है वो ठीक से बन पाई ही नहीं। जो मैंने ब्रिज कोलैप्स की पहले बात की, ये भी इसी का नतीजा था। दूसरा जो घोटाला देखने मिला कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान वो था टिकटिंग स्कैम। यहाँ पर बेसिकली किया ये गया कि टिकट्स के जरिए ब्लैक पैसा कमाने के लिए नॉन एग्जिस्टेंट लोगों को टिकट बेचा गया और बाद में जो ये नॉन एग्जिस्टेंट लोगों थे उनकी एंटिटी से एक्चुअल टिकटिंग जो है वो करने की कोशिश की गई। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टेडियम के अंदर 5000 सीट्स अवेलेबल है जिनको टिकट्स को बेचना है। अब किया यह गया कि एक्चुअल जो स्टेडियम्स थे उनके बाहर पे टिकटिंग सेंटर्स को लगाया ही नहीं गया, और लगाया गया तो लोगों को बताया जा रहा था कि टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, जिसकी वजह से होता ये था कि लोगों को एक्चुअल में टिकट खरीदने मिलती नहीं थी। लेकिन रियलिटी में हो ये रहा था कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी टिकट्स को बेचने की, वो कर ये रहे थे कि टिकट्स को डायरेक्टली बिना नॉर्मल पर्संस के हाथ में पहुंचे हुए फेक लोगों के नाम पर रजिस्टर करवा रहे थे। बेसिकली सीट्स फिल करवा रहे थे नॉन एग्जिस्टेंट पर्संस के साथ में। अब ये इसलिए हो रहा था ताकि जो ये नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन है वो बाहर जाकर जो लिमिट्स लगाई गई है टिकट की प्राइसिंग के ऊपर, उसके ऊपर जाकर ब्लैक में टिकट बेच सके और यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा ऊपर का कमाया जा सके। ऑब्वियसली जो मेन टिकट स्टेडियम्स थी उनके ऑफिशियल प्राइसेस तो सेट थे, तो अगर उनको डायरेक्टली बेचा जाता तो उनके अंदर इतनी कमाई नहीं थी, एक लिमिटेड प्रॉफिट था। लेकिन अगर उनको बेचा जाता किसी फेक एंटिटी को और फिर रीसेल किया जाता था ब्लैक मार्केट के अंदर, तो उसके लिए ज्यादा कीमतें ली जा सकती थी और यही चीज हो रही थी। लेकिन ये भी बैकफायर किया क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे बहुत लेट लेवल पे चीजें हुई और यहाँ पे मेन स्टेडियम पे टिकट्स ही नहीं मिल रही थी। और ये वो जमाना है जब इंडिया इतना डिजिटल नहीं था, तो उस समय पे लोगों को टिकट खरीदने मिला ही नहीं और ये इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट था कि कई सारे स्टेडियम्स के अंदर हमें 5-10 हजार लोगों की कैपेसिटी होने के बाद में 5-6-10 लोग देखते मिलते थे स्पोर्ट्स देखने के लिए। इनफैक्ट कुछ इवेंट्स ऐसे थे जहाँ पर 2 लोग बैठ के पूरा का पूरा गेम देख रहे थे। प्लेयर्स जितने हैं उतनी ऑडियंस बैठी है एक कॉमनवेल्थ लेवल गेम्स के लिए, और ये भी इंडिया की बदनामी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बना। और ऑलरेडी जो इंडिया का विरोध हो रहा था दुनिया भर में उस समय पर कि इंडिया गरीब देश है, इंडिया ये होस्ट नहीं करना चाहिए, इंडिया में इतने लोग भूखमरी से मरते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करना उनके लिए ठीक बात नहीं है, ये चीज उसी को एम्पलीफाई कर रहा था कि यहाँ पे लोगों के पास तो टिकट खरीदने पैसा नहीं है, फिर भी इतना बड़ा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के ऊपर। और ये था पहला स्कैम। दूसरा स्कैम था क्वींस बेटन रिले स्कैम। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऐसे बड़े गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ वगैरह, उसके दौरान एक इवेंट होता है जहां पर एक बेटन होता है, यानी एक कप का डंडे जैसा होता है जिसे पास ऑन किया जाता है अलग अलग लोगों के बीच में, और उस बेटन के ऊपर मैसेज लिखा होता है क्वीन एलिजाबेथ 2 के द्वारा, जो भी होस्ट कंट्री उसके लिए पहले लिखा गया था। ट्रेडिशनल इवेंट है और जनरली ये जो रिले होता है वो उन लोगों के हाथ में दिया जाता है जो एथलीट्स होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं होस्ट कंट्रीज के, उनके अंदर। लेकिन घोटाले का आरोप ये लगा कि ये जो पूरा का पूरा रिले वाला इवेंट था उसके लिए एक यूके बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को काम दिया गया था और इन्होंने जितने में ये काम होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा पैसे लेते हुए ये काम किया। साथ साथ मिसमैनेजमेंट तो यहाँ पे हुआ ही, लेकिन जो लिस्ट ऑफ डिग्निटरीज वगैरह होनी चाहिए थी यहाँ पर उनके अंदर भी घोटाले देखे गए। सर्विसेज जो प्रॉमिस की गई थी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूके बेस्ड कंपनी के द्वारा वो डिलीवर की नहीं गई, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको पेमेंट फिर भी कर दिया। और ऑब्वियसली बीच में यहाँ पर हमारे ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे जिनको यहाँ पे से कट्स मिले। जब प्रोब्स सेटअप होके टेस्ट वगैरह हुई, चेकिंग हुई, तो ऑब्वियसली कई लोगों का नाम आया, अरेस्ट यहाँ पे भी हुए और कई लोग जेल में भी गए। अगला जो स्कैम हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान वो था अकोमोडेशन स्कैम। ये भी टिकटिंग स्कैम से सिमिलर था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स थे, दुनिया भर से लोग आने वाले थे यहाँ पर रहने के लिए। एथलीट्स के लिए तो ऑब्वियसली बनाए गए थे स्टेज वगैरह, लेकिन विलेज के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जहाँ पर होटल्स बनाए गए थे पेड बेसिस पे, मीडिया के लिए, उनके स्टाफ के लिए, अलग अलग जगहों के लिए। लेकिन हुआ ये कि टिकटिंग की तरह ही यहाँ पर भी किया ये गया कि आर्टिफिशियली प्राइजेस को इन्फ्लेट किया गया। बेसिकली जो बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे हमारे यहाँ पर एकदम भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे या किसी एकदम लोकल गांव के अंदर हरकतें की जाती है टिकट्स को ब्लैक मार्केट करने की, वैसे यहाँ पर होटल मार्केट्स को ब्लैक किया जा रहा था, बता के कि सारी रूम बुक्ड है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो तो आपको जो है रूम वगैरह मिल जाएगी। और ऐसे जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज थी उनके अंदर लोगों को लूटा गया गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर से, और करोड़ों रुपए यहाँ पे भी लूटे गए। इसके भी प्रोब्स हुए, इसके अंदर भी बहुत चीजें हुई, लेकिन ये भी बाकी स्कैम्स की तरह इंडिया के लिए एक एम्बैरेसमेंट था क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि घोटाले हो रहे हैं। बेसिकली ये सारे घोटाले मुंह पे किए जा रहे थे। अगला इशू था ओवर प्राइसिंग ऑफ इक्विपमेंट। अब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है तो वहां पर बॉल्स हो गए, नेट्स हो गई, कोन्स या कई सारे दूसरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाना है। और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए हैं ये ओवर प्राइस है, जो कि सही था। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस होनी चाहिए इन सारे इक्विपमेंट की उससे कई गुना ज्यादा कीमतें यहाँ पर लगाई गई और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इन बिल्स को पास कर दिया। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने के बावजूद, नॉच
स्टैंडर्डाइज होने के बावजूद भी ये चीजें गेम्स के अंदर इस्तेमाल की गई और इसमें भी घोटाले देखे गए। ये मैंने बस अराउंड 4 स्कैम्स की बात की जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली के दौरान हुए, लेकिन गेम्स खत्म होने के बाद में इतनी एक चीजें बाहर आना शुरू हुई कि वो इंडिया के लिए इतनी ज्यादा डार्क चैप्टर बन गई कि दुनिया भर के लिए ना सिर्फ वो एम्बैरेसमेंट थी, लेकिन खुद इंडिया उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। स्टेडियम के अंदर कंस्ट्रक्शन में हुए लैप्सेस, इतनी बेकार क्वालिटी में चीजें बनाई गई थी कॉमनवेल्थ विलेज के अंदर कि ज्यादातर फैसिलिटीज को बाद में इस्तेमाल तक किया नहीं जा सकता था इंडियंस के द्वारा। और ये वो जमाना था जब इंडिया के अंदर इतने स्कैम्स थे, तो लोगों ने वैसे भी इसे ये भी किसी रोज की बात है ऐसे करके बिठा दिया। सेफ्टी कंसर्न्स थे ही, जहां पर दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के एरिया में गन शूटिंग हुई और ये वो जमाना था 2 साल बाद का 2008 टेरर अटैक्स के बाद वाला, जिसके वजह से कई कंट्रीज ने इंडिया की सेफ्टी कैपेबिलिटीज के ऊपर भी कंसर्न्स उठाए थे और कई सारे लोग उसकी वजह से आए नहीं। क्लियरली उन्होंने बोला कि हमें चैंपियनशिप से ज्यादा, हमें मेडल से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए गए जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एम्बैरेसिंग थे। और आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री के अंदर इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली 2010 को वन ऑफ द वर्स्ट कॉमन गेम्स माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहीं ना कहीं पर लोग भूल चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे सजेशंस दे सकते हो आप और वीडियोस के लिए कमेंट्स के अंदर। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में।